ड्रामा की स्टार्टिंग में हम तीन लू ब्रदर्स को देखते हैं जो अपनी खोई हुई सिस्टर को 20 साल से ढूंढ रहे थे। उन्हें एक पर्सन का पता चलता है जिसने उसकी सिस्टर को किडनैप किया था। वो उस पर्सन से पूछता है कि तुमने हमारी सिस्टर को क्यों किडनैप किया और अब वो कहाँ है। उन्हें बताता है कि 20 साल पहले जू शेंग और उसकी वाइफ एक चाइल्डलेस कपल थे। उन्होंने उस लड़की को किडनैप करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। लू ब्रदर्स पूछते हैं कि हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रहे हो। वो उन्हें कहता है कि मेरे पुराने फोन में अभी तक उस बच्ची की फोटो है। लू ब्रदर्स अपने गार्ड्स को डाटा रिकवर करने के लिए कहते हैं, जहाँ वो एक छोटी बच्ची का फोटो देखते हैं तो इमोशनल होकर कहते हैं कि हाँ, यही हमारी सिस्टर बेबी है। आगे हम एक लड़की को क्लीनिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम जू वान है। उसकी स्टेप मॉम आकर उस पर अपनी ड्रेस फेंकती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये किस तरह से तुमने मेरे कपड़े वॉश किए हैं कि पूरा ही खराब कर दिया। तुमने कुछ नहीं आता, तुम एक यूजलेस लड़की हो। वान कहती है कि मॉम, मैंने तो अच्छे से क्लीन किया था। वो बोलती है कि खबरदार, जो मुझे मॉम कहा तो मुझे नहीं पता कि तुम जू सेंग की डॉटर हो भी या नहीं। पता नहीं तुम किस वाइल्ड पर्सन की डॉटर हो। आज मेरी डॉटर जिया यू है। बहुत सारे गेस्ट आते ही होंगे, जल्दी से हाथ चलाओ और काम खत्म करो। और हाँ, याद रहे, इस घर में तुम्हारी आइडेंटिटी एक सर्वेंट की ही समझी जाएगी। वान डरते हुए बोलती है कि ओके मॉम, मैं समझ गई। आगे हमें यू की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के सामने लग्जरी गिफ्ट और क्लॉथ्स का शो ऑफ कर रही थी। वो वान को देखकर बोलती है कि थैंक गॉड, मैं बहुत लकी हूँ, वरना कुछ लोग तो हार्ड वर्क करते हुए ही मर जाते हैं और कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। वान पार्टी में सबको ड्रिंक और स्नैक सर्व कर रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड यी फेंग पार्टी में आ जाता है। यू उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि ये तुम्हें ढूंढने के लिए आया होगा? क्या वो तुम्हें रियली में लाइक करता है? यू फेंग को फ्लावर और रिंग्स के साथ बर्थडे विश करता है। वान उसे पुश करके कहती है कि ये रिंग मैंने अपने लिए खरीदी थी, तो तुम कैसे मेरी रिंग किसी और वुमेन को दे सकते हो? वो उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो, ये रिंग मैंने यू के लिए ही खरीदी है। यू बोलती है कि तुम एक लो क्लास सर्वेंट हो, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी एक्सपेंसिव रिंग पहनने की। बाकी सभी गेस्ट भी कहते हैं कि ये लेटेस्ट डिजाइन की एक्सपेंसिव रिंग है जिसकी कॉस्ट मिलियन में है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आएंगे? वान कहती है कि इस रिंग को खरीदने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, इसमें मेरी कई सालों की सेविंग चली गई। वान यी फेंग का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वो उसे फिर से पुश करके नीचे गिरा देती है। वहाँ खड़े लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? तभी वहाँ लू फैमिली के सर्वेंट बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं लू फैमिली के डॉटर के लिए, जिसमें टॉप ज्वेलरी, लग्जरी कार और 50 मिलियन का कार्ड था। ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यू की मॉम को लगता है कि ये सब गिफ्ट उसकी डॉटर के लिए आया है। वो पूछती है कि यू, तुम इतने रिच फ्रेंड से कब मिली? गेस्ट कहते हैं कि लू फैमिली चाइना की टॉप रिचेस्ट फैमिली में से एक है। मैंने सुना है लू फैमिली में 3 ब्रदर्स हैं। फर्स्ट ब्रदर लू टियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ लू ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। सेकेंड ब्रदर लू यान उसका अडॉप्टेड सन है, उसको मिरेकल डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। और थर्ड ब्रदर लू जियान दी गॉड ऑफ वॉर है। यू, तुम कितनी लकी हो। एक लड़की कहती है कि यू, जब तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाओगी तो हमें भूल मत जाना। यू सोचती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लू ब्रदर्स मुझे लाइक करते हैं। उनके कंपैरिजन में ये यी फेंग तो कुछ भी नहीं है। वो उसका बुके उसके हाथ में थमा देती है। लू फैमिली की सर्वेंट कहती है कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम यहाँ लू फैमिली की डॉटर को लेने आए हैं जो 20 साल पहले हमारी यंग लेडी से सेपरेट हो गई थी। यू की मॉम समझ जाती है कि वो यहाँ वान को लेने आए हैं, पर वो चाहती थी कि उसकी डॉटर लू फैमिली की यंग लेडी बने। इसीलिए वो यू को झूठी कहानी सुनाने लगती है कि अब तुम्हारे ब्रदर्स ने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम्हें उसके घर जाना होगा। ये सुनकर यू बहुत खुश हो जाती है कि मैं लू फैमिली की डॉटर हूँ। यी फेंग उसे कहता है कि ये कितनी अच्छी बात है, मैं जल्दी ही तुमसे शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ,
तुम सच में मेरे लिए लकी हो। वो सोचता है कि उसके साथ साथ मैं रिच भी बन जाऊंगा। ये बात वान को डाइजेस्ट नहीं होती। वो बोलती है कि जब यू को एनीमिया की प्रॉब्लम हुई थी तब आपने ही उसे ब्लड दिया था, तब आप दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था। यू की मॉम उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम एक अनएडुकेटेड मेड हो, तो तुम्हें इस बारे में क्या पता। वो उन लोगों को कहती है कि इसकी बात पर ट्रस्ट मत करो। सभी लोग वान को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं कि उसे इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। यू फेंग कहता है कि शुक्र है ये पुअर लड़की मेरी वाइफ नहीं बनी। एक लड़की कहती है कि तुम्हें ऐसी मेड को तो घर से निकाल देना चाहिए। यू बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमारी फैमिली ने इसे कई सालों से पाला है, लेकिन ये एक सेमलेस बिच है। वो अपनी मॉम को कहती है इसे यहाँ से निकाल दो। मॉम कहती है कि तुमने सुना नहीं मेरी डॉटर ने क्या कहा, अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। उन सब की बातें सुनकर वान थक गई थी। वो अपना लगेज लेकर वहाँ से जाने लगती है। यू कहती है कि अपना सामान खोलकर दिखाओ, कहीं तुम हमारी कोई एक्सपेंसिव चीज तो चुरा कर नहीं ले जा रही। वान कहती है कि इसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं। यू कहती है कि तुम जैसी मेड को तो मैं अपने घर की एक चीज भी ले जाने ना दूं। वो उसकी इंसल्ट करके उसके सारे सामान चेक करने लगती है, जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े और एक टेडी बियर था जो धक्का मुक्की करने में नीचे गिर जाता है। वान उसे उठाकर साफ करने लगती है। तभी वहाँ लू ब्रदर्स आते हैं, जिन्हें देखकर सभी गार्ड्स नील डाउन होकर उनका वेलकम करते हैं। यू उसके सामने आकर कहती है कि थैंक गॉड फाइनली मेरे ब्रदर्स ने मुझे ढूंढ लिया। लू ब्रदर्स पूछते हैं कि तुम्हें हमारा गिफ्ट कैसा लगा। यू कहती है कि सभी गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। थर्ड ब्रदर यू को हक करके कहता है कि तुम हमारे लिए एक बेसकीमती खजाना हो। अगर किसी ने भी तुम्हें तंग किया तो उसे हमारा सामना करना पड़ेगा। यू वान से कहती है कि यहाँ से गेट आउट हो जाओ। सेकंड ब्रदर लू यान वान के हाथ में उस टेडी को गौर से देखने लगता है। वान रोते हुए वहाँ से जा रही थी तो लू यान उसे रोककर पूछता है कि क्या ये टेडी तुम्हारा है। तो मॉम को लगता है कि कहीं उसका सच लू ब्रदर्स के सामने ना आ जाए। वो बिच कहती है कि सेकंड यंग मास्टर ये टेडी मेरी डॉटर का है। वान कहती है कि ये मेरा है, पर मॉम उसकी एक नहीं सुनती। वो उसके हाथ से टेडी छीनकर यू को दे देती है। यू कहने वाली होती है कि मॉम ये मेरा नहीं है। मॉम उसे कहती है कि जब तुम छोटी थी तो ये तुम्हारा फेवरेट टॉय हुआ करता था, ये जरूर तुमसे इस मेड नहीं चुरा लिया होगा। सब वान के बारे में बातें करने लगते हैं। फर्स्ट ब्रदर कहता है कि तुम एक पुअर मेड हो तो तुम खुद को यू से कंपेयर भी कैसे कर सकती हो। वो बोलती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये टेडी मेरा है। वो बोलता है कि इसका मतलब तुम खुद को लू फैमिली की डॉटर समझ रही हो। ये सुनकर वान भी हैरान परेशान हो जाती है। मॉम कहती है कि इसकी कोई नॉनसेंस बातों पर बिलीव मत करना। सेकंड ब्रदर लू यान कहता है कि अगर ये नॉनसेंस है तो प्रूफ हो जाएगा। लू फैमिली की डॉटर के नेक पर चेरी ब्लूसम का निशान है। मॉम कहती है कि ऐसा मार्क तो मैंने यू की बॉडी पर देखा था, अभी उसने कुछ अप्रोप्रिएट कपड़े पहने हुए हैं, हम आपको कभी दिखाएंगे। मॉम उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। वो उसे बताती है कि वान लू फैमिली की डॉटर है। ये सुनकर यू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पुअर लड़की अब हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाएगी। मॉम कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। वो फेक बर्थमार्क बनाती है। वहीं बाहर वान सबके सामने बर्थमार्क शो करती है। लू ब्रदर्स को यकीन होने लगता है कि यही हमारी सिस्टर है। इतने में यू भी फेक बर्थमार्क बनवा कर आ जाती है। फर्स्ट ब्रदर कहता है कि अब कैसे पता चलेगा कि कौन हमारी सिस्टर है। लू यान कहता है कि अब हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। वो यू और वान दोनों का एक एक बाल तोड़ लेता है और मॉम एक्टिंग करते हुए बहुत चालाकी से उसके सैंपल चेंज कर लेती है और डीएनए रिपोर्ट्स में यू को ही सिस्टर अनाउंस किया जाता है। यू खुशी से उछलने कूदने लग जाती है, कहती है कि मैं जानती ही थी कि मैं ही आपकी सिस्टर हूँ। थर्ड ब्रदर लू जियान यू को हक करने लगता है और इधर हमारी बेचारी हीरोइन कह रही थी कि ये मेरी फैमिली नहीं है, पता नहीं मेरी फैमिली कहाँ होगी, वो लोग मुझे ढूंढ भी रहे होंगे या नहीं। लू ब्रदर्स कहते हैं कि आज से तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई। यू कहती है कि पहले तो इस लड़की
लड़की को यहाँ से निकालो। वो फिर से आकर वान को बुली करने लगती है। वो कहती है कि तुम तो खुद को जूही की तरह लकी समझती हो। वो उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। लू ब्रदर्स यू से कहते हैं कि हम तुम्हें जल्दी ही पिक करने आएंगे, फिर तुम देखना हम कितना बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सभी गेस्ट यू को बेटर फ्यूचर के लिए कांग्रेट्स कहने लगते हैं कि अब तो तुम बहुत रिच हो गई हो। यू वान की इंसल्ट करते हुए उसके हाथ से उसका टेडी छीन लेती है और मॉम वान को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। वान खाली हाथ रोते हुए वहाँ से जा रही थी। तभी सेकंड ब्रदर लू यान दूर से वान को जाते हुए देखता है। सोचता है कि मेरी सिस्टर चाइल्डहुड में कितनी स्वीट और काइंड थी, तो वो इस वीक लड़की को इतना बुली कैसे कर सकती है। वो अपने लोगों से कहता है कि किसी को वान पर नजर रखने के लिए भेज दो। वो चाइल्डहुड मेमोरी में याद करता है कि जब उसे अडॉप्ट किया गया था तो बेबी उसे कंफर्टेबल करती है और उसके साथ ही खेलती थी। वो वान को देख सोचता है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसे रोते हुए देखकर मुझे हर्ट हो रहा है। आगे हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। यू फेंग के साथ एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ वान वेटर की जॉब कर रही थी। उसे देखकर यू खुद को नीच हरकत करने से रोक नहीं पाती है। वो जानबूझकर वान को धक्का दे देती है, जिससे उसके हाथ से एक रॉकी गिरकर टूट जाती है, जिससे वान वहाँ क्लीनिंग करने लगती है। मैनेजर वहाँ आकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वान उसे कहती है कि इस लड़की ने मुझे जानबूझकर पुश किया। मैनेजर यू को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी फेंग पहले ही लू फैमिली का नाम लेकर उसका मुंह बंद कर देता है। फिर वो उल्टा वान को ही डांटने लगता है। यू कहती है कि इस वेटर को बोलो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगे, जिसके लिए वान भी साफ मना कर देती है। यू मैनेजर को धमकी देती है कि मैं ना अपने ब्रदर्स को इन्फॉर्म करूंगी और इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगी। मैनेजर जानता है कि वान को कोई गलत नहीं कर सकता। फिर वो भी यू से अपोलोजाइज करने लगता है और उसकी इंसल्ट करता है और उसे डबल सैलरी का लालच भी देता है, पर वान भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो यू से अपोलोजाइज नहीं करती। यू उसे कहती है कि तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है ना, मैं उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। वो अपने पॉकेट से पैसे निकालती है और चिल्लाकर अनाउंस करती है कि जो इस लड़की को नील डाउन करवाएगा मैं उसे पैसे दूंगी। ये सुनकर बहुत सारे लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इतने में वहाँ सेकंड ब्रदर लू यान आता है। वो वान का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और यू से पूछता है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। वो अचानक से यान को देखकर नर्वस हो जाती है। फेंग कहता है कि इस लड़की ने यू को हर्ट किया और अब माफी मांगने से भी मना कर रही है। यू बोलती है कि ब्रदर आप चाहे तो किसी से भी पूछ ले, इसने मुझे बहुत हर्ट किया। वहाँ वो मैनेजर इस झूठ में उसका साथ देता है। यान समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो यू से कहता है कि हम यहाँ की मोस्ट पावरफुल फैमिली हैं। हम अपनी पावर्स का यूज किसी को बुली करने के लिए नहीं करना चाहते। यू उसे सॉरी बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। यान सभी एम्प्लॉयज से अपोलोजाइज करता है। वो सबको डबल वेजेस देने का प्रॉमिस करता है। सबके जाने के बाद वान फिर से क्लीनिंग करने लगती है। यान भी उसके पास नीचे बैठकर उसे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम जू फैमिली में रहती थी, तुम्हारे रियल पेरेंट्स कहाँ हैं? वान अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को याद करने लगती है। कहती है कि मेरा कोई नहीं है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ। वो सोचती है कि लू फैमिली बहुत पावरफुल है, ये सच में मेरी फैमिली को फाइंड करने में मेरी हेल्प कर सकता है। वो उसे कुछ दिखाने लगती है। तभी एक पर्सन यान के पास आता है। यान उसे कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बिना सोचे मुझे बता देना। लेकिन वान सोचती है कि ये तो बहुत बिजी रहता है, तो मेरी हेल्प कैसे करेगा, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती है। बोलती है कि नेवर माइंड, मेरे पास कोई क्लू नहीं है। वो वापस से अपने काम पर लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यू थर्ड ब्रदर से कहती है मेरे पास एक्सक्लूसिव ज्वेलरीज नहीं है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल ही स्टोर लेकर चलूंगा। यू के वेलकम में ग्रैंड पार्टी करने के लिए प्रिपरेशन चल रही होती है। फर्स्ट ब्रदर लू टियान यू को अपने 10% शेयर गिफ्ट करने का कहता है, जिसे सोचकर वो बहुत खुश हुए जा रही थी। यान कहता है कि अभी हमारे फादर कंट्री में नहीं है, हमें उनके आने का वेट करना चाहिए। टियान कहता है कि हम ऑलरेडी सब प्लान कर चुके हैं, ये हमारी इकलौती सिस्टर है, इसे वो सब मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करती है। थर्ड ब्रदर जियान कहता है कि आज तुम इतना सैड क्यों हो, क्या तुम यू के लिए एक्साइटेड नहीं हो? उसने
हमसे दूर रहकर पहले ही बहुत कुछ सहा होगा, क्या तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लग रहा? वो बोलता है कि हाँ, मुझे मेरी सिस्टर के लिए बैड फील होता है, पर मैं चाहता हूँ कि सब चीजें सही और ठीक से हो। यू सोचती है कि यान इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा है, कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, कहती है कि सेकंड ब्रदर, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? हाँ, मैं इतने सालों से लू फैमिली से दूर रही हूँ, आपका मेरे साथ अनफेमिलियर होना बनता है, वैसे भी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी लू ब्रदर्स यान को कहते हैं कि तुम्हारा ये एटीट्यूड हमारे सिस्टर के लिए सही नहीं है, वो बहुत ही सेंसिटिव है, हम इस तरह से बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यान उन्हें समझाता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि हमें हमारे सिस्टर की प्रोटेक्शन करनी चाहिए और डैड के आने का वेट करना चाहिए। यू भी सबको इम्प्रेस करने के लिए कहती है कि नो प्रॉब्लम, हम डैड के वापस आने का वेट कर लेते हैं। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि सेकंड ब्रदर यान को मुझ पर डाउट हो रहा है, लगता है इसी ने आज वान को सपोर्ट किया था। मॉम कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर वो दोनों मिलकर यान को रास्ते से ही हटाने का प्लान बनाते हैं। यू उसे सबको जॉब से निकलवा देती है। मैनेजर कहता है कि प्लीज तुम मेरी मजबूरी समझो, अगर मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। जब वो घर जाती है तो उसके घर का ओनर भी उसे घर से निकाल देता है। वान कहती है कि प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैंने तो आपको 6 महीने का एडवांस रेंट भी दे दिया है। वो आंटी उसका एडवांस अमाउंट वापस करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बोलती है कि बात पैसों की नहीं है, बस तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकती। वो सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर है। तभी यू उसे रोकती है और फिर से उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। वान को पता होता है कि यू ने ही अपनी पावर्स का यूज करके उसे जॉब और घर से भी निकाल दिया है। यू वान के हाथ से एक मिनी पर्स छीन लेती है, कहती है कि तुम्हारी सभी ब्यूटीफुल चीजों पर सिर्फ मेरा हक है। वान कहती है कि ये मुझे वापस दे दो, ये मेरा है। वो बोलती है कि क्यों तुम्हारी बात पर यकीन करूं, सब तो तुम्हें झूठी मक्कार समझते हैं, वैसे भी तुम बचपन से ही मेरे घर पर फ्री का खाना खाती आई हो। उन दोनों में फाइट होने लगती है, वो उस पर हाथ उठाने लगती है। इतने में वहाँ पर यान आ जाता है। वो बहुत देर से वान और यू पर नजर रख रहा था। उसको देखकर यू क्यूट और इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। यान उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है कि कुछ नहीं ब्रदर, और वो उस पर्स को पीछे करके छुपाने लगती है। वो कहती है कि इसके पास मेरा पर्स है। वो यू से अपना पर्स छीन लेती है। उसको देखकर यान फ्लैशबैक मेमोरी में याद करने लगता है कि ये तो वही पर्स है जो मैंने बचपन में अपनी सिस्टर को दिया था, जिसमें एक चार्म होता है जो लाइफ में पीस लेकर आता है। वो उसे देखकर वान से पूछता है कि क्या ये पर्स तुम्हारा है? इसमें एक चार्म तालिस्मान भी है। ये सुनकर यू को याद आने लगता है कि जब वो और वान बचपन में लड़ाई किया करते थे, तब उसने वान से उस पर्स को लेकर उसमें से येलो कलर के तालिस्मान को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। तब वान बहुत छोटी थी, उसे अपनी चाइल्डहुड की ज्यादा बातें याद नहीं थी। यू इसका एडवांटेज उठाने लगती है। वो यान से बोलती है कि ब्रदर, मुझे अच्छे से याद है, इस एक येलो कलर का तालिस्मान था जो वान ने मुझसे छीन कर टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। यान उसकी बातों पर यकीन करने लगता है, सोचता है कि यू को सब कुछ इतने अच्छे से कैसे पता है, तो यही हमारी खोई हुई सिस्टर है। फिर वो भी वान को गलत समझने लगता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने फिर से कोई डर्टी ट्रिक्स की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी तक तुम्हें इनोसेंट समझ रहा था और तुम्हारी हेल्प करने की भी कोशिश की, पर तुम एक फ्रॉड पर्सन हो। तुम अपनी डर्टी ट्रिक्स को यूज करके हमारी सिस्टर को रिप्लेस करना चाहती हो। वो गुस्से में यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यान का असिस्टेंट उसे वो पर्स उठाकर देता है और बोलता है कि खुद को लू प्रिटेंड करना बंद करो। ये सुनकर वान सोचने लगती है कि मैंने ऐसा कब किया। यान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या मुझे अभी भी वान पर नजर रखनी है। वो उसे मना कर देता है। वान को भी यू की सारी चालाकियां समझ आ रही थी कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो उसे झूठा साबित करके खुद उसकी जगह लेना चाहती है। वो लू ब्रदर्स से मिलने का डिसाइड करती है। वो लू मिनसन जाकर कहती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ। ये सुनकर सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। यू सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं दूंगी।
वो इमोशनल होने की एक्टिंग करने लगती है। वो सबके सामने कहती है कि ब्रदर, इस लड़की का ट्रस्ट मत करना, ये एक नंबर की झूठी है। कल भी इसने सेकंड ब्रदर के सामने प्रिटेंड किया था कि यही आपकी सिस्टर है। लगता है इसके लिए कल का लेसन काफी नहीं था। वो वान से कहती है कि तुमने बचपन से मुझे बुली किया है और मेरी चीजों को चुराया है। अब तो तुम मुझसे मेरे भाइयों को भी छीनने आ गई हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो सभी ब्रदर्स को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। अगर मेरी मॉम मुझे प्रोटेक्ट ना करती तो ये मुझे कब का मार चुकी होती। वो अपने बॉडी पर कुछ इंजरी निशान दिखाने लगती है, जिसे देखकर फर्स्ट ब्रदर और थर्ड ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है। थर्ड ब्रदर उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हमारी सिस्टर को बुली करने की। बल्कि होता इसका उल्टा है। हमेशा यू वान को हमेशा हर्ट किया करती थी। कभी उसके सर पर पानी डालना, तो कभी उसकी चीजें छीनना, तो कभी उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करती थी। वान कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया। वो कहती है कि ब्रदर, आप इसकी बातें मत सुनो, ये मेरे डैड की नाजायज औलाद है। थर्ड ब्रदर गुस्से में उसके पास जाता है, कहता है कि मैंने आज तक तुम जैसे सेमलेस लड़की नहीं देखी है। तुम खुद को सही साबित करने के लिए और कितने झूठ बोलोगी। वो यू से पूछता है कि बताओ इस लड़की को किस तरह से पनिश करना है। यू कहती है कि ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगे। फर्स्ट ब्रदर अपने फीमेल बॉडीगार्ड को कहता है कि वो वान को अच्छे से पनिश करे। फिर कुछ लोग मिलकर वान को बहुत मारते हैं। उसको इतना मारा जाता है जब तक वो अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि वो लू फैमिली की सिस्टर नहीं है। उसने झूठ बोला था। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। फिर वो कहती है कि अब वो दोबारा कभी लू ब्रदर्स के सामने नहीं आएगी। उसके हाथ और मुंह से ब्लड आने लगता है। उसकी हालत देखकर यू को बहुत खुशी हो रही थी। वो अपने ब्रदर्स से कहती है कि इस पुअर लड़की के लिए इतनी पनिशमेंट काफी होनी चाहिए। चलिए हम लोग कुछ खाने चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यान को जू फैमिली की ओल्ड सर्वेंट के साथ देखते हैं। वो बताती है कि वान ही रियल मिस लू फैमिली की डॉटर है। वो टेडी और तालिस्मान वाला का था। यू और उसकी मदर ने हमेशा वान को बुली किया है। उसका एक सर्वेंट आकर बताता है कि वान लू मेंशन में गई है और उसे मास्टर्स ने पनिश करने के लिए बोला है। गार्ड्स उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ये सुनकर यान को रियलाइज होता है कि उसकी गट फीलिंग हमेशा से सही थी। वान ही उसकी रियल सिस्टर है। वो जल्दी से लू मेंशन में पहुंचने का ट्राई करता है, बट वो ट्रैफिक में फंस जाता है। वो अपनी कार से उतरकर पैदल भागते हुए लू मेंशन पहुंचता है। वो वहां आकर पागलों की तरह इधर उधर वान को ढूंढने लगता है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि वान को उसने झूठ बोलने की अच्छी सजा दी है। गार्ड्स ने उसे अच्छा सबक सिखाया। वो दोबारा यू मैडम से अपना कंपैरिजन नहीं करेगी और अब वो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर यान को बहुत अफसोस होता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। इतने में यू दोनों लू ब्रदर्स के साथ वापस आती है। वो लोग यान का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। यान सच बोलने ही वाला था, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसने वान के बारे में कुछ भी कहा तो यू और उसकी माँ वान को जान से मार देगी। इसीलिए वो सोचता है कि पहले वो वान को ढूंढेगा, उसके बाद ही वो सबके सामने प्रूफ के साथ यू को एक्सपोज करेगा। आगे हम वान को देखते हैं। वो सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। वो सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। ना तो इस सिटी में मेरा कोई अपना है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तभी एक ज्वेलरी डिजाइनर की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, अभी मैं न्यू ज्वेलरी डिजाइन कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी इंस्पिरेशन बनना चाहोगी? मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। वान को बहुत भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसका कुछ दिनों का काम चल जाएगा। वान उसे हाँ बोल देती है। जैसे ही वो डिजाइनर अपना डिजाइन कंप्लीट करके वान को दिखाता है तो वान कहती है कि ये अच्छा है, पर इसे और एफर्ट्स करके बेटर किया जा सकता है। वो डिजाइनर पेन दिखाकर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए स्केच ड्रॉ करोगी? क्या तुम्हें इसकी नॉलेज है? वान उसे अपनी स्किल दिखाने लगती है, जिसे देखकर वो डिजाइनर वान से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी ज्वेलरी डिजाइनिंग में स्टडी की है? वान बताती है कि ज्वेलरी डिजाइनिंग में स्टडी करना उसका पैशन था, पर पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं कर पाई। वो उसका नाम पूछता है। वान उसे अपना नाम बताती है, जिसे सुनकर डिजाइनर हैरान हो जाता है। बोलता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसको लास्ट ईयर स्कॉलरशिप मिली थी फेमस डिजाइनिंग
यूनिवर्सिटी से। वान हाँ बोलती है कि आप ये कैसे जानते हैं। वो कहता है कि मैं फेमस डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का हेड हूँ, मैं मिस्टर लिन हूँ। लास्ट ईयर मुझे तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए थे, तो तुमने कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया था। वान कहती है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे। फिर वो फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसने अपनी स्टेप मॉम को अपने स्कॉलरशिप के बारे में बताया था तो उन्होंने उसके लेटर को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था और उसे बोला कि तुम जू फैमिली की मड हो, खुद को इस घर की डॉटर समझना बंद करो। ये सब याद करके वान इमोशनल हो जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब मेरी स्टूडेंट बनना पसंद करोगी। मैं तुम्हारी स्किल्स को और पॉलिश करना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो मेरे स्टूडेंट में होनी चाहिए। मेरे बाद तुम मेरी लेगेसी को आगे लेकर जाओगी। वान भी उसे झट से हाँ बोल देती है। अब हमारी स्टोरी 6 महीने आगे शिफ्ट होती है। यहाँ हम वान को कम्प्लीटली न्यू लुक में एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो अब्रॉड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके चाइना वापस आती है। मास्टर उसे कॉल करके उसके डिजाइनिंग एग्जीबिशन के लिए उसे कांग्रेचुलेशन विश करता है। वान मास्टर को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। तभी वान की नजर एक बड़ी सी स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ वो यू को लू ब्रदर्स के साथ देखती है। वो लोग यू का वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जिसको देखकर वान गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हें उसका डबल रिटर्न करूंगी। वो यहाँ यू और उसकी मॉम से रिवेंज लेने आई थी। वान अपनी एक आंटी की हेल्प से अपने ब्रांड का एक स्टोर ओपन करती है। वो यू को फंसाने के लिए एक लड़की को हायर करती है, जो एक रिच वीआईपी पार्टी में जाकर वान के डिजाइन किए हुए नेकलेस को शो ऑफ कर रही थी। वो सबको कहती है कि ये फेमस सोनी ब्रांड की ज्वेलरी है, जिसे बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज पहनते हैं। यू उसको देखकर जेलस होने लगती है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर अपने थर्ड ब्रदर से कहती है कि सब लड़कियों के पास मुझसे अच्छी ज्वेलरीज है, मेरी फ्रेंड्स मुझसे जेलस फील करती है, मुझे भी फेमस ब्रांड की ज्वेलरी चाहिए। वो अपने ब्रदर को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम हमारी प्रिंसेस हो, इस सिटी के रिचेस्ट फैमिली की डॉटर हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। वो अपनी असिस्टेंट को कहती है कि सोनी ब्रांड के ओनर से बात करके हमारे लिए पर्सनल मीटिंग अरेंज करो, और वान को इसी मोमेंट का वेट होता है। वो उन्हें कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं खुद आपको ज्वेलरी डिलीवर करने आपकी वेलकम पार्टी में आऊंगी। यू खुश हो रही थी कि अब वो अपनी वेलकम पार्टी में सबसे अच्छी ज्वेलरी पहनने वाली है। फिर वो अपनी सभी फ्रेंड्स के आगे शो ऑफ करेगी। एक पर्सन यू और उसकी मॉम के अगेंस्ट कुछ प्रूफ को कलेक्ट करके वान को देता है, जिसके बदले में वो उसे 1 मिलियन देती है। अब हम पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ फेंग यू को हक करके कांग्रेचुलेशन बोल रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि फेंग लू ग्रुप का जनरल मैनेजर बन गया है यू की अप्रोच से, और वो यू से शादी करके लू ग्रुप्स का ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है। यू उसे अपने नखरे दिखाती है और वो लालच के चक्कर में यू के नखरे उठाता जा रहा था। तभी उसके पास एक लड़की का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बाहर बुलाती है। आगे हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हायर की हुई एक्ट्रेस जूजू होती है। फेंग जाकर उसे हक करने लगता है। जूजू उसे कहती है कि तुमने तो मुझे बोला था कि तुम यू से ब्रेकअप करके मुझसे शादी करोगे, लेकिन आज तुम उसे एंगेजमेंट कर रहे हो। फेंग कहता है कि उसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, बस एक बार मेरा हाथ कोई अच्छी डील लग जाए फिर वो यू को डिवोर्स दे देगा। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो एक बदतमीज मूडी लड़की है, मैं तो उसे जरा भी पसंद नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। वान पीछे से आकर उनकी वीडियो बनाने लगती है, कहती है कि यू मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पर यही गिफ्ट करने वाली हूँ। सेकंड ब्रदर यान के कुछ लोग उसे आकर बताते हैं कि उन्होंने वान को एयरपोर्ट पर देखा था। वो उन्हें कहता है कि हर हाल में उसको ढूंढ कर लाओ, चाहे तुम्हें इसमें दिन रात एक क्यों न करना पड़े। फर्स्ट ब्रदर टियान उसकी बातें सुन रहा होता है। वो उसके पास आकर कहता है कि तुम वान को क्यों ढूंढ रहे हो, आज हमारी सिस्टर यू की वेलकम पार्टी है, पता नहीं आजकल तुम अपनी मेडिकल स्टडी और मेडिसिन में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हो, जो तुम्हें अपनी सिस्टर का भी ख्याल नहीं है।
यान कहता है कि प्लीज आप लोगों को जो भी करना है वो करो, बट मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, वरना बाद में आपको ही रिग्रेट होगा। तभी यान की नजर वान पर पड़ती है। वो उसको भागते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है। टियान भी उसके पीछे जाता है। आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर टियान यू को लू फैमिली की सिस्टर अनाउंस करता है। यू बहुत खुश होकर स्पीच दे रही थी। वो सभी को अपनी रिचनेस शो ऑफ करती है और साथ ही साथ कहती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड फेंग आज यहाँ पर एंगेजमेंट करने वाले हैं। तभी फेंग की वो वीडियो स्क्रीन पर आने लगती है, जिसमें वो किसी और लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर यू और लू ब्रदर्स उस पर चिल्लाने लगते हैं। गार्ड्स उसे मारने लगते हैं। तभी यू की वीडियो भी प्ले हो जाती है, जिसमें वो किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ रोमांस कर रही थी, जिसको देखकर फेंग कहता है कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद के कैरेक्टर को देख लो। न जाने तुम्हारा कितने सारे आदमियों के साथ अफेयर चलता रहता है। यू कहती है कि ये वीडियो फेक है। ब्रदर्स आप मेरा ट्रस्ट करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये किसी ने मेरी रिप्यूटेशन खराब करने के लिए किया है। वो रो रो कर फेक ड्रामा करने लगती है। थर्ड ब्रदर जियान उसकी बातों पर ट्रस्ट करने लगता है। थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि किसने तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत की है। तभी यू को अपने नेक पर इचिंग होने लगती है। वो पागलों की तरह नेक पर खुजाने लगती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जो इस नेकलेस की वजह से हुआ है। लू ब्रदर्स कहते हैं कि लगता है किसी ने ये जानबूझकर तुम्हारे नेकलेस में कुछ मिलाया है। थर्ड ब्रदर उसे लेकर ज्वेलरी ओनर से मिलने जाता है, जहाँ वान को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वान भी उन्हें लुक देने लगती है। वो लोग फिर वो वान को बहुत सुनाने लगते हैं। यू उसे कहती है कि ओ अच्छा ये तुम्हारा काम था, अब मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जियान वान से फाइट करने लगता है। उतने में वान का मास्टर वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर जियान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो लू फैमिली के क्लोज अंकल होते हैं। अंकल उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को बुली करने की। वो अपने अंकल से अपोलोजाइज करता है और बताता है कि उसकी वजह से उसकी सिस्टर यू को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है और इसे पनिशमेंट मिलकर रहेगी। कोई भी उसे बचा नहीं सकता। यू अपनी चीप हरकतों से बाज नहीं आती। वो वान को बुरा भला कहने लगती है। थर्ड ब्रदर जियान यू को सपोर्ट करने के लिए वान को मारने ही वाला था। तभी सेकंड ब्रदर यान आकर उसे स्लैप करता है और उसे फोर्सफुली जाने के लिए बोलता है। यान वान से पूछता है। जियान सोचता है कि इसे क्या हुआ, आप अपनी फैमिली को छोड़कर आउटसाइडर को साथ क्यों दे रहे हैं। उनके जाने के बाद वो वान से पूछता है कि क्या तुम लू फैमिली की सिस्टर हो। वान उसे मना करती है। वो बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है, तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करो, चलो मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाने चलते हैं। वान उसे मना किए जा रही थी। बोलती है कि अब मैं इन बातों को नहीं मानती, अब मुझे तुम्हारी सिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। तुम लोगों के पास ऑलरेडी यू है। लू फैमिली उसके जैसी लड़की ही डिजर्व करती है। यान बोलता है कि मैं लू फैमिली का बैड बिहेवियर के लिए तुमसे सॉरी करता हूँ। वान बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ, मुझे और भी काम है। फालतू चीजों के चक्कर में मैं अपना कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। यान कहता है कि अभी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन दोबारा वापस जरूर आऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मास्टर उससे पूछते हैं ये सब क्या था, क्या तुम लू फैमिली की डॉटर हो। वो बोलती है कि मैं तो बस आपकी स्टूडेंट हूँ, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है और कोई रिश्ता नहीं है। यू को टेंशन होने लगती है कि कहीं उसका सीक्रेट सेकंड ब्रदर यान को पता तो नहीं चल गया। फेंग सबके सामने एक्सपोज होने के बाद अपने घर में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसे पता चलता है कि लू ग्रुप से उसे निकाल दिया गया है। वो बहुत सैड होने लगता है। इतने में यू भी वहाँ आकर उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देने आई हूँ। वो उसके सामने कंडीशंस रखती है। वो उसे वान को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। यू अपने फर्स्ट ब्रदर को कॉल करके सिक्योरिटी गार्ड्स बोरो करती है। टियान उसे पूछता है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, तुम मेरी सिस्टर हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मना कर देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है। यान अपने क्लिनिक पर होता है। थर्ड ब्रदर जियान वहां आकर यान से पूछता है कि तुम अपनी सिस्टर को छोड़कर उस पुअर वान को सपोर्ट कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हारा उस पुअर लड़की के साथ कोई रिश्ता है, कहीं तुम दोनों का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा।
यान उसे बोलता है कि तुम उसके बारे में कोई बकवास मत करो, तुम उसकी रियलिटी नहीं जानते। लेकिन जियान को यू के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी सिस्टर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ फर्स्ट ब्रदर पहुँच जाता है। वो दोनों की लड़ाई को खत्म करता है। जियान के वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम सच जानते हो। यहाँ वो वान की ही बात कर रहा था। टियान बोलता है कि मुझे यू पर हमेशा से शक था कि कुछ तो स्ट्रेंज हो रहा है। वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमारी लिटिल सिस्टर बचपन में हुआ करती थी। वो बहुत काइंड और हम्बल थी और उसे कभी भी एलर्जी नहीं थी। इवन उसे तो फ्लावर और परफ्यूम बहुत पसंद थे। इसीलिए मैंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। उससे मुझे पता चला कि जब यू 5 साल की थी तब से ही उसे ये एलर्जी है। उसके क्लासमेट ने बताया कि वान को फ्लावर्स और परफ्यूम बचपन से ही बहुत पसंद है। वो डायरेक्टली उसे पूछता है कि क्या वान हमारी सिस्टर है। यान कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अब वो हमसे नफरत करती है। ये सुनकर टियान याद करने लगता है कि कैसे हमने अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर को बुली किया था। उसे खुद पर बहुत रिग्रेट होने लगता है कि वो अपनी रियल सिस्टर को इतना हर्ट कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यू फेंग के साथ मिलकर वान को बेहोश करके किडनैप कर लेती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि फेंग उसके सामने बैठा है। वो उसे कहती है कि यू एक रिच फैमिली की डॉटर है, उसके साथ शादी करने से उसकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। फेंग कहती है कि छी, तुम पर मुझे घिन आती है और मुझे खुद पर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कैसे तुमको पसंद कर लिया। फेंग बोलता है कि मैं इतने साल से रिलेशनशिप में था लेकिन तुम्हें कभी भी टच नहीं किया, पर आज मैं तुम्हारे इस रेप्यूटेशन को खराब कर दूंगा। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यान का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि फेंग ने वान को किडनैप कर लिया है, पर ये कॉल थर्ड ब्रदर जियान पिक करता है। वो यू को कहता है कि फेंग तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। वो यू को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। यू अपने थर्ड ब्रदर के सामने एक्टिंग करती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। जियान फेंग को बहुत मारता है। जैसे ही वो वान को मारने वाला होता है उतने में फर्स्ट ब्रदर टियान यान के साथ वहाँ आता है। वो जियान को एक पंच मारकर वान से दूर करता है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रहे थे। वान हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, पर जियान यू को अपनी रियल सिस्टर मानता है और उसे बहुत अटैच होता है। वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि वान उसके दोनों भाइयों को पागल बना रही है। यू जियान से कहती है कि ब्रदर, आप इनकी बातों पर यकीन मत करो, आपकी रियल सिस्टर सिर्फ मैं हूँ। वो फिर से जियान को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। यान सबके सामने यू से कहती है कि अगर तुम रियल में हमारी सिस्टर हो तो अपना बर्थ मार्क दिखाओ। यू सोचती है कि अब तो मेरा टैटू मिट गया होगा, अब मैं क्या करूँ, मेरी पोल तो सबके सामने खुल जाएगी। वान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सिस्टर बनने का कोई शौक भी नहीं है, यू ही तुम्हारी रियल सिस्टर है। फर्स्ट ब्रदर उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। टियान उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है। यान बोलता है कि इसे जाने दो, वो हमारी बात नहीं सुनने वाली है, उसके साथ जबरदस्ती करना सही नहीं है। जियान भी यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। फेंग अब समझ जाता है कि वान ही उसकी रियल सिस्टर है। यू उसे प्रिटेंड कर रही है। उसे गिल्ट होने लगता है कि उसने वान को छोड़कर यू को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। नेक्स्ट सीन में यू वान को रास्ते में रोककर 10 मिलियन का चेक देकर कहती है कि तुम यहाँ से अब्रॉड चली जाओ, इतना पैसा इनफ होगा तुम्हें न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। वो बोलती है कि तुम जानती भी हो मैं एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, मेरी एक डिजाइनिंग की वैल्यू 10 मिलियन से भी ज्यादा की होती है। ये सारी बातें फेंग सुन लेता है। उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो यू को ब्लैकमेल करने लगता है। यू उसे पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल करने की बात करती है कि हमें कुछ भी करके वान को अपने रास्ते से हटाना होगा, पर वो तो उसे ही किडनैप करके अपने बेसमेंट में लॉक कर देता है और उसका सारा ब्लेम वान पर डालने की प्लान करता है। नेक्स्ट सीन में हम वान की ज्वेलरी एग्जीबिशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर फेंग की मॉम आकर हंगामा खड़ी कर देती है। वो कहती है कि मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है, लास्ट टाइम तुमने ही उसके साथ झगड़ा किया था, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। वान बोलती है कि उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। यू कहती है कि फेंग का
वान ने मर्डर करवा दिया है, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। वो वान की रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें उसने गुस्से में कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वान बोलती है कि ये सब मैंने गुस्से में कहा था, पर मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। पर सब उसे फेंग का मर्डरर समझने लगते हैं। यू थर्ड ब्रदर जियान को अपनी बातों में फंसा लेती है, कहती है कि वान मुझे बुली कर रही है, उसी ने मेरे दोनों भाइयों को मेरे अगेंस्ट कर दिया है। वो नहीं चाहती कि मैं लू फैमिली की लेडी बनूं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मेरी रेप्यूटेशन खराब कर देगी। थर्ड ब्रदर अपनी सिस्टर की बातों में आकर वान को किडनैप कर लेता है। वो उसे माउंटेन पर ले जाता है। वो बोलती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो। एक लड़की तुम्हें इतनी इजीली पागल बना रही है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं ही तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ? वो तुम्हें इमोशनली फूल बना रही है। जियान उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, उसे थप्पड़ मारता है। वो अपनी असिस्टेंट को कहता है कि इसे माउंटेन से नीचे फेंक दो। वान सोचती है कि मेरी पूरी लाइफ बेकार हो चुकी है, ना तो मेरे पास फैमिली है ना ही ट्रू लव है, मेरा जीना बेकार ही है। इतने में डैड अब्रॉड से वापस आ जाते हैं। वो अपने दोनों बेटों के साथ माउंटेन पर पहुंचते हैं। वो भागते हुए जियान के पास आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि ये तुम क्या करने जा रहे हो? वो मेरी डॉटर है, ये देखो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। वान सुसाइड करने का सोचती है और माउंटेन से जंप कर देती है। जियान भी उसके पीछे जंप करके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और दोनों बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। वान की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। वो अपने डैड को देखकर उन्हें हग करके रोने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारे तीनों भाई तो यूजलेस है। वो अपनी रियल सिस्टर को भी नहीं पहचान सके। जियान वहाँ आकर वान से अपोलोजाइज करने लगता है। उसे खुद पर बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैं कैसे एक झूठी मक्कार लड़की के बातों में आकर अपनी सिस्टर को मारने वाला था। वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है और खुद को बेवकूफ कहता है। वान उसे माफ कर देती है, बोलती है कि लेकिन यू और उसकी मॉम ने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, मैं कभी उसे माफ नहीं कर सकती, मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। वो सब लोग मिलकर ही एक प्लान बनाते हैं। वो यू के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि हमने वान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, अब वो कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेगी। हमने उसको माउंटेन से नीचे गिराकर उसे मार डाला है, उसकी डेड बॉडी भी किसी को मिलने वाली नहीं है। अब हमें तुम्हें लू फैमिली की लेडी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कल हम तुम्हारे लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ 15% शेयर देकर तुम्हें मेजर शेयर होल्डर बना देंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और फोन करके अपनी मॉम को ये न्यूज सुनाती है। मॉम बोलती है कि देखा, मेरा आइडिया काम कर गया और उस वान से भी हमारा हमेशा के लिए पीछा छूट गया। तभी जियान यू की मॉम के घर जाकर उन्हें अच्छे सबक सिखाता है और फेंग को उनके बेसमेंट से निकाल कर लाता है। आगे हम पार्टी के दिन का सीन देखते हैं, जहाँ यू तो बहुत खुश थी कि आज उसके इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। तभी वान उसे सबके सामने एक्सपोज कर देती है। वान कहती है कि इसका ट्रस्ट मत करो, ये एक किडनैपर है, इसने फेंग का मर्डर किया है। तभी फेंग सबके सामने आ जाता है। उसे देखकर यू सोचती है कि ये कहां से आ गया। वो कहता है कि मुझे वान ने नहीं, यू ने किडनैप किया था। लू फैमिली उसकी बहुत इंसल्ट करती है और पुलिस के हवाले कर देती है। वो लोग वान को भी पब्लिकली अपनी सिस्टर अनाउंस कर देते हैं और उसे मेजर शेयर होल्डर बना देते हैं और साथ ही उसे अब तक के बैड बिहेवियर के लिए उससे माफी भी मांगते हैं। वान भी उन सबको माफ कर देती है और सभी उसे हक करते हैं। और फाइनली हमारी ब्रदर और सिस्टर की इस क्यूट से स्टोरी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।